हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। ये हमारी टेस्ट सीरीज़ मैंने मिडिवल हिस्ट्री की स्टार्ट की थी और ये सेकंड नंबर टेस्ट पेपर है। देखिए, जैसा कि कल आप सब लोगों को पता चल ही गया है कि अब हमारा जो यूपीपीसीएस का पेपर है वो जुलाई माह में शिफ्ट हो गया है ना। तो अब हम थोड़ा सा अच्छी रणनीति, अच्छी मतलब अभी तक भी अच्छी थी पर ऐसी बनानी है ताकि बहुत सारे लोगों का, अभी देखिए 2 महीने बहुत फ्रस्ट्रेशन चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, आपको पता ही है, उसमें कुछ बताने लायक ऐसा खास नहीं है। बट हम टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स उन सब के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत रह गई थी इधर फ्रस्ट्रेशन में, है ना। जो पहले से कर रहे हैं, जिनकी बहुत अच्छी सॉलिड है, तो वो अपना मेंस की तैयारी करें इस समय पर। और आप भी जीएस को पढ़ते जाएं प्लस टेस्ट सीरीज़। यहाँ पर ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज़ का रोल ख़त्म हो गया है। टेस्ट सीरीज़ या प्रीलिम्स को एकदम इग्नोर करना ठीक नहीं रहेगा, है ना। तो मैं टेस्ट पेपर को कंटिन्यू रखूँगी। मैंने कल मैसेज भी किया था कि आप हार्ट के द्वारा मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि क्या मैं जो आपका यूपी स्पेशल है उस पर बताऊँ क्या कुछ। तो खास नहीं रिस्पॉन्स मिला। मैं टेस्ट सीरीज़ को ही कंटिन्यू रखती हूँ। जिसका मन हो वो देखे, जिसका मन ना हो वो ना देखे, बिल्कुल भी। आप और भी कोई बहुत सारे चैनल हैं उनको देख लीजिए, जिससे आपको बेनिफिट मिलता हो आप उसी को फॉलो कीजिए, है ना। तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। इसके साथ में हम यूपी स्पेशल के अच्छे अच्छे टॉपिक्स बीच बीच में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जनजातियाँ हो गई और घराने हो गए, कई सारी चीज़ें जैसे महत्वपूर्ण संस्थान हो गए, शोध संस्थान। आपने आर में भी देखा कि क्वेश्चन यूपी स्पेशल से बने ही थे और आपके यूपी पीसीएस में तो आते ही हैं। शोध संस्थान हो गए, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए, बांध हो गए। तो मैं इनको बीच बीच में वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा समय ना जाए, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा मतलब हौच पौच में थी कि मे भी क्या होगा, एडमिट कार्ड नहीं आया तो कैसा क्या होता है, तो इसलिए वीडियो सही से कल हो नहीं पाया। अब हम बढ़िया से करते हैं पूरा। तो देखिए, जो भी अभी टेस्ट सीरीज़ हैं ये कंटिन्यू रहेंगे। इसके बाद में मैं एक नेक्स्ट आईएएस या मेक आईएएस करके आती है, उसको भी मैं देखूँगी। तो अब जो जनवरी फरवरी से करंट अफेयर रहेगा उसको, जो टेस्ट सीरीज में इंक्लूड रहेगा उसको हम करते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब पेपर शिफ्ट होने का मतलब ये है कि करंट अफेयर भी आगे को काफ़ी सारा हो जाएगा जिसे हमें तैयार रखना है, ठीक है। चलें, क्वेश्चन नंबर 21 है कि मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय, सी महमूद गवा या डी फिरोज शाह। अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित जो आपका गोल गुम्बद का निर्माण है वो निर्माण का बहमन शासक मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के समय ही प्रारंभ किया गया था, जबकि इसका निर्माण अली आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान पूर्ण हुआ है। तो ऑप्शन आपका अगर यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि चंदेल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, प्रारंभिक चंदेल शासक नन्नुक, वाकपति, जयशक्ति और हर्ष कन्नौज के प्रतिहार सम्राटों के सामंत थे। सेकंड है कि जयशक्ति के नाम पर ही बुंदेलखंड का नाम जेजाक भुक्ति पड़ा। थर्ड है कि इस वंश के अधिकांश अभिलेख बांदा जिले यानी कि उत्तर प्रदेश के कलिंजर तथा मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो और महोबा में मिले हैं। तो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कोड के माध्यम से बताइए कि उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपर्युक्त सभी। तो अगर हम बात करें, देखिए, जेजाक भुक्ति के चंदेल प्रारंभिक चंदेल शासक नन्नुक, वाकपति, जयशक्ति, विजय शक्ति, राहिल और हर्ष कन्नौज के प्रतिहार सम्राटों के सामंत थे। इन्होंने बोला है कि सामंत थे और जयशक्ति के नाम पर ही बुंदेलखंड का नाम जेजाक भुक्ति पड़ा। इस वंश के अधिकांश अभिलेख बांदा जिले यानी कि उत्तर प्रदेश के कलिंजर तथा मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो, महोबा तथा अजयगढ़ में मिले हैं। तो इस तरीके से अगर हम आंसर की बात करें तो उपयुक्त सभी सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक चीज़ को और भी ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बात करने से क्या है वीडियो अनावश्यक बेकार हो जाएगा। सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जिन लोगों को फ्रस्ट्रेशन में पढ़ाई नहीं हुई थी तो उन्हें एक ये मौका मिला, तो इस मौके को ना गवाइएगा मत। हाँ, कुछ लोगों को इससे निराशा भी हुई है, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, डेट नहीं बढ़नी चाहिए थी। बट कई सारे लोगों का यही कहना था कि मतलब डेट बढ़ गई तो ठीक है, बढ़ गई है तो इसको ना ये नहीं कि छुट्टी थोड़ा सा मना ले, घूम लेते फिर देखेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, भी टाइम है।
शुरू में हमें यही लगता है कि अभी टाइम है, लेकिन जब लास्ट डेट समय आता है ना, तब लगता है कि यार समय निकल गया, हमने क्या किया। तो इसलिए चीज़ों को आप बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा एकदम से, नहीं कि बक्से में रख दिया और बाद में देखते हैं 2-3 महीने बाद, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। चले, हाँ, जिसे हमारी बातें ठीक न लग रही हों वो कतई ना सुने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उन्हीं के हिसाब से चलने में ठीक लगता है। ये पढ़ाई है, आपके मन मुताबिक सारी चीज़ें कभी नहीं चलेंगी। तो ठीक है, क्वेश्चन कह रहा कि विग्रह राज चतुर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, उसने गुजरात के कुमारपाल को हराकर अपने पिता का बदला लिया। ऑप्शन सेकेंड, उसके साम्राज्य में पंजाब, राजपुताना तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि आधुनिक के अधिकांश भाग शामिल थे। थर्ड है आपका कि मालवा तथा राजना के अनेक शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नीचे कूट दिए गए, कूट के माध्यम से उपर्युक्त में से कितने सत्य हैं कथन, वो हमें यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपर्युक्त सभी। अगर हम बात करें यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, तो विग्रहराज चतुर्थ लगभग 1153 से 1163 ईस्वी तक असाधारण क्षमता का कुशल शासक था। उसने गुजरात के कुमारपाल को हराकर अपने पिता का बदला लिया। इस शक्तिशाली शासक ने दिल्ली पर पुनः अधिकार करके झांसी को भी जीत लिया। तुर्कों के विरुद्ध भी उसने अनेक युद्ध किए और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने में समर्थ रहा। उसके साम्राज्य में पंजाब, राजपुताना तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आधुनिक के अधिकांश भाग शामिल थे। साथ ही मालवा तथा राजना के अनेक शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसने अपनी योग्यता एवं कार्यकुशलता से चौहानों को उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण शक्तियों में स्थापित कर दिया। तो डी ऑप्शन यानी कि सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी कथन दिए गए थे वो सारे के सारे कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि सूफी मत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, सूफी का अर्थ जो अपनी पवित्र रचनाओं और गीतों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते हैं। सेकेंड, सूफी मत इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से प्रारंभ हुआ था। तो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कोड के माध्यम से बताइए कि उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी दोनों असत्य हैं या डी दोनों सत्य हैं। बात करें अगर आपके सूफी मत की, तो ये सही है कि सूफी मत इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से प्रारंभ हुआ था। और सूफी जो है, सूफी का जो अर्थ है अपनी पवित्र रचनाओं और गीतों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते हैं। भारत आने वाले प्रथम संत शेख इस्माइल थे जो लाहौर आए थे। मतलब सूफी के जो प्रथम संत थे वो शेख इस्माइल थे और वो भी लाहौर में आए थे। तो दोनों कथन आपके सही हैं और ये मतलब कुछ फैक्ट हैं जो अच्छे हैं, तो आप PDF को भी देख लिया करो, कई बार कुछ फैक्ट उसमें भी अच्छे रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, तुलसीदास जी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन बहुत आता है, मैंने कम से कम 20 जगह इसको देखा अलग अलग आयोग में, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तुलसीदास और सूरदास हो गए, इनको समकालीन के बारे में बहुत पूछा जाता है। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वर्तमान कुशीनगर जिले में हुआ था। थर्ड कह रहे हैं कि गीतावली, रामचरितमानस और बरवे रामायण इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो नीचे दिए गए कोड के माध्यम से बताइए कि उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपर्युक्त सभी। अगर हम बात करें यहाँ पर तुलसीदास जी के बारे में, देखिए तुलसीदास जी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे, ये भी आपका कथन सही है। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वर्तमान कुशीनगर जिले में हुआ था। देखिए कह रहे हैं कि गीतावली, रामचरितमानस और बरवे रामायण इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। देखिए यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत होगा, क्योंकि तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट के बांदा जिले के पास राजापुर गांव में हुआ था, ठीक है। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तो ये सेकंड ऑप्शन अगर गलत हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, तो उपर्युक्त सभी भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये गलत रहेगा, फर्स्ट और सेकंड आपका सही रहेगा। तो ऑप्शन क्योंकि नहीं बनाया है, बट आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। मे बी कि कई बार क्वेश्चन हमें नहीं याद रहते हैं कि करेक्ट करना है, तो वो गलत हो जाते हैं, पर यहाँ पर ये गलत प्रिंट है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अतारकीन का दरवाज़ा इल्तुतमिश ने किसकी याद में बनवाया था। ऑप्शन है हमीदुद्दीन नागौरी, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन या डी रजिया। बात करें अगर यहाँ पर, तो राजस्थान के नागौर स्थित अतारकीन का दरवाज़ा इल्तुतमिश ने स्वयं बनवाया था
और ये दरवाज़ा उसने ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी की याद में बनवाया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि जकात नामक एक धार्मिक कर संपत्ति का कितना प्रतिशत लिया जाता था। ऑप्शन है 2.5%, बी 1.5%, सी 3% या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बात करें अगर यहाँ पर, तो जकात नामक एक धार्मिक कर जो मुस्लिम जनता से वसूला जाता था और यह दृष्टिगत संपत्ति का 2.5% लिया जाता था। हुमायूं ने इसे लेना बंद कर दिया था, परंतु औरंगजेब ने इसे फिर से लेना शुरू कर दिया था या प्रारंभ कर दिया था। तो कितना हो जाएगा 2.5%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब मैं PDF डालूंगी तो आप परेशान मत होना इसमें से, क्योंकि आंसर को ऊपर नीचे कर दिया है थोड़ा सा, है ना। तो 25 को 27 की जगह, 27 को 25 की जगह पर वो समझ में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ सौराष्ट्र मंदिर पर कब हुआ था। ऑप्शन ए 1025 ईस्वी, बी 1035 ईस्वी, सी 1027 ईस्वी या डी 1001 ईस्वी। तो अगर हम बात करें 1000 का मतलब 1025 आप इसको मानिएगा। ठीक है, मैं डिजिट में ऐसे बोले हूँ ताकि समझ में आ जाए। मतलब 1025, 1035, 1027 और 1001। हाँ, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। देखिए, महमूद गजनवी ने जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, तो उसने भारत पर जो पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। ठीक है, और यह आक्रमण आपका शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण जो आपका 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था, जिसमें सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। तो ऑप्शन ए आपको हो जाएगा 1025। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अपनी आत्मकथा में बाबर ने केवल 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया था। उनमें शामिल हैं, ऑप्शन है बंगाल मालवा और गुजरात, बी दिल्ली बंगाल मालवा, सी मेवाड़ विजयनगर या डी गुजरात बहमनी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो तुर्की भाषा में लिखी गई अपनी आत्मकथा में बाबर ने केवल 5, ठीक है, 5 मुस्लिम शासकों दिल्ली बंगाल मालवा गुजरात और बहमनी तथा केवल 2 हिंदू शासकों मेवाड़ एवं विजयनगर का उल्लेख किया है। तो सी हो जाएगा आपका मेवाड़ और विजयनगर। लेकिन इसके साथ में 5 मुस्लिम शासकों के बारे में भी उसने किया है उल्लेख, उसको भी आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से जजिया कर किससे लिया जाता था। ऑप्शन है गैर मुसलमानों से, बी मुसलमानों से, सी किसानों से या डी उपर्युक्त सभी से। तो सिंपल है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। जजिया कर आपका गैर मुसलमानों से लिया जाता था और भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। सर्वप्रथम उसने ही भारत में सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। 3 क्वेश्चन आते हैं, सर्वप्रथम किसने लगाया, दूसरी बार किसने लगाया और बंद इसको किसने किया, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन खूब आते हैं इससे। तो बता रहे हैं कि देवल में जजिया कर लगाया गया था सर्वप्रथम, और सल्तनत का सुल्तान फिरोज तुगलक था। इसने जजिया को खराज यानी भू राजस्व से निकालकर पृथक कर के रूप में वसूला। इससे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता यानी कि हिंदू जनता जो होती थी, हिंदू और भी अगर होंगी तो वो सबसे वसूल किया जाता था, क्योंकि इस्लामिक राज्य में सिर्फ मुस्लिमों को ही रहने की इजाज़त थी। यदि इस धर्म के सिवाय कोई और रहता था तो उसे धार्मिक कर देना होता था। जकात कर जो है, अभी हमने बात की, वो मुसलमानों से लिया जाता था, जो एक धार्मिक कर है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गैर मुसलमानों से। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु पर एक अंग्रेज लेखक ने लिखा है कि फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठों की समस्त क्षमता, चतुरता एवं सूझबूझ का अंत हो गया। ऑप्शन है शिवाजी, बी नाना फडणवीस, सी टीपू या डी नारायण राव। तो अगर हम बात करें यहाँ पर नाना फडणवीस, जिनका वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन भानु, एक अत्यंत चतुर और प्रभावशाली मराठा मंत्री थे। जब पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जा रहा था उस समय वे पेशवा की सेवा में नियुक्त थे। वे अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। 1800 यानी कि 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ऐसा जो वक्तव्य कहा था वो नाना फडणवीस के लिए कहा था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सर थॉमस रो दूत के रूप में किसके दरबार में आया था। ऑप्शन है अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर या डी औरंगजेब। तो आपको पता हो मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में अनेक अंग्रेजी यात्री मुगल दरबार में आए थे, जिसमें कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। देखिए 2 लोग आए थे और ये कंफ्यूज करते हैं। कैप्टन हॉकिंस जो आए थे तो उनको जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया था, मनसबदारी दिया था, जो इंग्लैंड के राजा
जेम्स प्रथम का पत्र और मूल्यवान भेंट लेकर भारत आया था। सी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर के दरबार में। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो एक चीज़ और भी ध्यान रखना, जो कैप्टन हॉकिंस थे वो फारसी और क्या नाम है आपका तुर्की दोनों में कुशलतापूर्वक बोल सकते थे। उसके बाद थॉमस रो 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का दूत बनकर मुगल दरबार में आए, 3 वर्ष तक रहे, जिसने यहाँ से अनेक व्यापारिक सुविधाएं ब्रिटिश कंपनी के लिए प्राप्त की थी। पहले आए थे कैप्टन हॉकिंस, फिर आया था थॉमस रो। ठीक है, दोनों आपके जहांगीर के दरबार में आए थे, तो दोनों को याद रखना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से पेगोडा तथा होड़ क्या है। ऑप्शन है विजयनगर तथा बहमनी की मुद्रा, बी विजयनगर तथा बहमनी के किले, सी विजयनगर तथा बहमनी के शासक, या डी विजयनगर तथा बहमनी की महारानी। देखिए, पेगोडा तथा होड़ मुद्रा की दो भिन्न शैलियां हैं। विजयनगर की मुद्रा पेगोडा तथा बहमनी राज्यों की मुद्रा होड़ थी। तो ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं कि आयंगर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित करने की एक व्यवस्था थी। सेकेंड है, इससे संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तो कह रहे हैं जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। थर्ड है कि ये अवैतनिक होते थे, इनका पद अनुवांशिक होता था। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है? यहाँ है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, या डी उपर्युक्त चारों। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित करने की एक व्यवस्था थी। तो इस तरीके से अगर बात करें तो डी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नांकित में से कौन सी जगह मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड के चंदेलों की राजधानी थी? ऑप्शन है चित्रकूट, बी महोबा, सी खजुराहो, या डी झांसी। बात करें तो प्रतिहारों के पतन के बाद ननुक के नेतृत्व में चंदेल सत्ता का उदय हुआ। चंदेलों ने अनेक नगरों को बसाया, जिसमें खजुराहो, कलिंजर एवं महोबा प्रसिद्ध है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो ये आपके खजुराहो में स्थित थी। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। सेकंड है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। थर्ड है कि मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। कह रहे नीचे दिए गए कोड के माध्यम से बताइए कि उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। बात करें तो जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। यह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, यानी उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट अगर सूची के क्वेश्चन दिए गए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में आपके युद्ध है और सूची सेकंड में संबंधित वर्ष और शासक है। फर्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच। बी खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा एवं बाबर के बीच। सी चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ। एंड डी हमारा है घाघरा, यानी कि घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों एवं बाबर के बीच। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। ठीक है, क्योंकि सभी सही सुमेलित है तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, A1, B2, C3 एंड D4। इसमें भी थोड़ा सा मिसमैच है, लेकिन आपका ऑप्शन यहाँ पर ए ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसमैच नहीं, मतलब अगर आपको ईयर याद है वहाँ से तो फिर आप आंसर निकाल ले जाओगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। ऑप्शन सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन में कि सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे तुलसीदास और नाभादास। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर। तो कहते हैं दिए गए कूट का प्रयोग करके सत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल फर्स्ट और थर्ड, सी केवल थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। अगर हम बात करें यहाँ पर रामानंद की शिक्षा के बारे में, तो देखिए रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, ये सही है। सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी सही है, यानी कि
ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी सही हैं। ठीक, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अमृतसर सरोवर के बीच हरमिंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है गुरु रामदास ने, बी गुरु हरगोविंद ने, सी गुरु अर्जुन देव ने, या डी गुरु हरराय ने। अगर हम बात करें तो गुरु रामदास के पुत्र अर्जुन देव ने अमृत सरोवर के मध्य हरमिंदर साहिब अथवा स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। उसके गुंबद को पूर्णतः स्वर्ण जड़ित रणजीत सिंह ने करवाया था, जो सिखों का एक पवित्र स्थान माना जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका गुरु अर्जुन देव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था। ऑप्शन है कोंडदेव, बी रामदास, सी तुकाराम, या डी एकनाथ। हम बात करें अगर शिवाजी के बारे में तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। दादा कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। रामदास ने वारकरी यानी कि पवित्र तीर्थ यात्रा संप्रदाय को घरकरी स्वतंत्रता सेनानी संप्रदाय के रूप में बदल दिया। ये कर्मवाद पर बल देते थे। इन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका रामदास। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन फर्स्ट महमूद बेगड़ा, बी अकबर, सी मूलराज, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए बात करें, महमूद बेगड़ा गुजरात का छठा सुल्तान था और वह 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा और 52 वर्ष यानी कि 1459 से 1511 ईस्वी तक सफलतापूर्वक राज्य करता रहा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महमूद बेगड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है कि कालीकट में 1498 में वास्को डिगामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का क्या नाम था? ऑप्शन है अब्दुल माजिद, बी मुहम्मद, सी जमूरिन, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में दक्षिण भारतीय समुद्र तट कालीकट में उतरा था, जिसका पथ प्रदर्शक एक गुजराती मुसलमान अब्दुल माजिद था। वहाँ के शासक जमूरिन ने उसका स्वागत किया तथा उसे मसाले, जड़ी बूटियों आदि को पुर्तगाल ले जाने की आज्ञा दी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अब्दुल माजिद। ठीक है। चले नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे? ऑप्शन है तानसेन, बी बाज बहादुर, सी दसवंत, या डी ए और बी दोनों। बात करें अगर यहाँ पर तो अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर और बाबा रामदास एवं बैजू बावरे थे। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के 2 चित्रकार थे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे। सेकंड अबुल फजल यह अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक थे। थर्ड फैजी यह एक कवि थे और तानसेन अकबर के दरबार में एक प्रमुख संगीतकार थे। फोर्थ कह रहे कि राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। तो यहाँ पर बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, या डी उपयुक्त चारों। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, यानी चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों से राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए राजपूतों की स्थायी सेना का अभाव, बी राजपूतों में राजनीतिक एकता का अभाव, सी आक्रमणकारियों की सैनिक शक्ति, या डी तुर्कों में धार्मिक जोश। तो यहाँ पर एक कारण बताना है कोई भी, तो विदेशी आक्रमणकारियों से राजपूतों के पराजय का मुख्य कारण राजनैतिक एकता का अभाव था। ठीक है। उस समय संपूर्ण भारत एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? ऑप्शन है बालाजी बाजीराव, बी बालाजी द्वितीय, सी माधवराव प्रथम, या डी बाजीराव प्रथम। बात करें अगर यहाँ पर तो बालाजी बाजीराव पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था और यह युद्ध अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और ये इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि इसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हुए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बालाजी बाजीराव। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कबीर के समय संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है। ऑप्शन ए कबीर का जन्म 1255 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। बी नीरू तथा नीमा ने उसका पालन पोषण किया। सी साखी सरबत रमैनी उनकी 3 रचनाएं हैं। डी वे रामानंद के शिष्य थे। तो यहाँ पर जो कथन असत्य है वो बताना है। देखिए कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उसने नवजात को वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था।
तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1425 ईस्वी, ना कि 1225 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट है कि इक्ता प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। सेकंड, इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कर नीचे दिए गए कोड के माध्यम से उपयुक्त जो उसका कथन है वो बताइए। तो देखिए कोड हमारा है, ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों असत्य हैं, या डी दोनों सत्य हैं। बात करें अगर यहाँ पर इक्ता प्रथा की, तो इक्ता प्रणाली दिल्ली सल्तनत के शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। इक्तादारी प्रणाली केंद्रीकरण की एक शक्तिशाली प्रणाली थी और इक्ता प्रणाली सुल्तानों और कुलीनों के बीच क्षेत्र के विभाजन पर आधारित थी। इस प्रथा को इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में शुरू किया था। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा कि यानी कि दोनों सत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाला मुगल सम्राट कौन था। ऑप्शन है जहांगीर, बी बाबर, सी औरंगजेब, या डी मोहम्मद शाह। देखिए मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध मुगल सम्राट जहांगीर ने अपने राज्याभिषेक के बाद लगाए थे। जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए थे। इनमें से एक मादक द्रव्यों के निषेध से भी संबंधित था। इसमें इसने आदेश दिया था कि शराब तथा अन्य मादक वस्तुएं न बनाई जाएं और ना ही बेची जाएं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका जहांगीर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहना है कि निम्नलिखित में से अकबर का सेनापति कौन था। ऑप्शन है अबुल फजल, बी तानसेन, सी मान सिंह, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए राजा मान सिंह ये अकबर की सेना में एक सेनापति थे और अकबर के ससुर भारमल के पौत्र थे। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका मान सिंह। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। सेकंड, अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। थर्ड है कि अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। फोर्थ कह रहे हैं कि राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, या डी उपयुक्त चारों। देखिए तो चारों ही ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में युद्ध है, सूची सेकंड में उसके वर्ष है। ठीक है। ऑप्शन है बिलग्राम 1540 ईस्वी, बी सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी, सी देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी, या डी चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी। अब हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके ईयर दिए गए हैं और जो युद्ध के नाम दिए गए वो चारों ही सही सुमिलित है, यानी A1, B2, C3 और D4। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। कह रहे हैं कि हुमायूं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, 1555 ईस्वी में हुमायूं पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सेकंड है कि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। थर्ड कह रहे हैं हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, या डी उपयुक्त सभी। बात करें तो 1555 ईस्वी में हुमायूं पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे और 1526 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इस तरीके से सारे ही ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हैं। कुछ चीज़ें और दी गई हैं, जैसे हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है। बिलग्राम 1540 में, सरहिंद का 1555 में, देवरा 1531 में और चौसा 1539 में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है आंसर होगा सही, वो हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि शेर शाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, शेर शाह ने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। सेकंड है कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की थी। थर्ड है मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। तो कह रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, या डी उपयुक्त सभी। देखिए शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेर शाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाया। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी।
कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने ही की थी, ठीक है। और मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ग्रांड ट्रंक रोड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, ग्रांड ट्रंक रोड को 16वीं शताब्दी शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। सेकंड, इसे सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता था। थर्ड, यह सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी और अंतर्देशीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। तो कह रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। बात की जाए यहाँ पर तो देखिए, ग्रांड ट्रंक रोड को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा ही बनवाया गया था और इसे सड़क ए आजम के नाम से ही जाना जाता था। तो इस तरीके से तीनों ही कथन सत्य हैं, यानी उपर्युक्त सभी सत्य है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि तानसेन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अभी यहाँ पर जो असत्य है वो बताना। ऑप्शन ए, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म महाराष्ट्र के नागौर में हुआ था। सेकंड, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। थर्ड है, तानसेन की प्रमुख कृतियाँ थी मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग आदि। कह रहे हैं यहाँ पर कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। ये उपर्युक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य है, यानी डी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन वल्लभाचार्य, बी निम्बार्काचार्य, सी माधवाचार्य, या डी रामानुज। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, कई बार का मतलब कम से कम 10 बार तो आया ही है, मैंने भी बहुत अच्छे से देखा है। देखिए, अगर आंसर की बात करें तो निम्बार्क रामानुज के समकालीन थे और राधा कृष्ण के भक्त थे। इन्होंने द्वैताद्वैत या भेदाभेद नामक दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार आत्मा तथा परमात्मा का भेद दिखता तो है, लेकिन भेद है नहीं। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भेदाभेद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो निम्बार्काचार्य जी थे, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मुगल काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। सेकंड, महाभारत का फारसी भाषा में रज़्मनामा नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। थर्ड ऑप्शन है कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो कह रहे कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है बताइए। कूट। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए, मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। महाभारत का फारसी भाषा में रज़्मनामा नामक से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस तरीके से उपर्युक्त सभी सही है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि पंचतंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल फजल ने अनवर सादात नाम से किया था। सेकंड, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद मौलाना हुसैन फैज ने यार दानिश नाम से किया था। या थर्ड, पंचतंत्र नीति कथा और कहानियों का संग्रह है, इसके रचयिता आचार्य विष्णु शर्मा। कह रहे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी सही है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर पंचतंत्र नीति कथा और कहानियों का संग्रह है, इसके रचयिता आचार्य विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार दानिश नाम से किया। तो इस तरीके से भी इसका आंसर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को किसने दी। ऑप्शन है जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, या डी बहादुर शाह। बात करें अगर तो आपका जो है देखिए, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। तो इस तरीके से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे बुलंद दरवाजे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में 1602 ईस्वी में करवाया था। सेकंड है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। थर्ड है, बुलंद दरवाजा 53.63 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। तो कह रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है या है। कूट है आपका। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। देखिए, बुलंद दरवाजे का निर्माण आप सबको पता है कि
जो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में 1602 ईस्वी में करवाया था। ठीक है। इस दरवाजे के प्रवेश द्वार के पूर्वी तोरण पर आज भी फारसी में शिलालेख अंकित है। तो इस तरीके से उपर्युक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तीनों जो फैक्ट दिए गए तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं। तो इस तरीके से आंसर जो बनता है वो डी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि जहांगीर के दरबार के निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए विशेष रूप से जाना जाता था। ऑप्शन है बिशन दास, बी अब्दुल हसन, सी उस्ताद मंसूर या डी भगवान दास। बात किया जाए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो उस्ताद मंसूर हैं वो जहांगीर के दरबार को सुशोभित करते थे। वह प्राकृतिक विषयों के चित्रण में बहुत दक्ष थे। उस्ताद मंसूर द्वारा दुर्लभ पशुओं एवं पक्षियों तथा पुष्पों आदि के चित्रण विशेष दर्शनीय है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका उस्ताद मंसूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।